ठीक है राकेश जी, एसआईटी रिपोर्ट में बाबा को विवेचना में प्रक्रिया है, बताया जा रहा है कोर्ट से इशू कराया जाएगा, कोर्ट से समझ जाएगा, फोड़ा गया है, जरा उनके बारे में भी बता देते हैं। एसआईटी रिपोर्ट बार बार आप प्रारंभिक कह रहे हैं राकेश जी, लेकिन इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी तो की गई है अफसरों के खिलाफ। रविंद्र कुमार एसडीएम, जो कि सिकंदरा राव के एसडीएम है, उनको सस्पेंड किया गया है। इन पर आरोप है कि लाखों की भीड़ इन्होंने जुटने दी, सीनियर अफसरों को बताया नहीं, आयोजकों से बात नहीं की। सिकंदरा राव के सीईओ आनंद कुमार को भी सस्पेंड किया गया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने भीड़ पर एलआईयू रिपोर्ट की अनदेखी की, भीड़ के हिसाब से जरूरी फोर्स तैनात नहीं की। ये वो आरोपी हैं जिन पर एक्शन हुआ है एसआईटी की इसी प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार। अब तीसरे आरोपी के बारे में भी समीर ये इंफॉर्मेशन यहां पर रख रहे हैं, क्योंकि तीसरे आरोपी हैं सुशील कुमार, जो कि सिकंदराव के तहसीलदार हैं और इन पर भी लापरवाही के आरोप हैं। आयोजन को लेकर गंभीरता ना दिखाने पर ये नपे गए हैं, सस्पेंड किए गए हैं। चौथे आरोपी सिकंदराव के ही थाना अध्यक्ष आशीष कुमार, इन पर आरोप है कि ट्रैफिक और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कोई इंतजाम ही नहीं किए, लापरवाही हुई, सीनियर ऑफिसर को देर से जानकारी मिली, निलंबित है। जी हां, और पांचवें आरोपी हैं मनवीर सिंह, कचौरा के चौकी इंचार्ज। आरोप है कि यह सत्संग सुनने में व्यस्त रहे और जब भगदड़ मची तो सिर्फ मूक दर्शक बने रहे, सब कुछ सेवादारों के भरोसे छोड़ दिया। इन पर भी गाज गिरी और इन्हें सस्पेंड किया गया है। छठे आरोपी पौरा के चौकी इंचार्ज ब्रजेश पांडे हैं। इन पर आरोप है कि हादसे के बाद भी ये अलर्ट नहीं हुए, जरूरी इंतजामों की इन्होंने अनदेखी की। धर्मेंद्र जी, अब आप इसमें अगर आप कोई बड़ा नाम देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसडीएम है। एसडीएम लेवल का अधिकारी सबसे बड़ा अधिकारी है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, और कार्रवाई भी क्या, सस्पेंशन। क्या आपको नहीं लगता कि इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अभी भी 121 लोगों की जान जाने के बाद भी जांच को लेकर हम गंभीर ही नहीं है? तो इस जांच के नतीजे क्या आएंगे और असली दोषी नपेगा कब, उसका तो फिर इंतजार ही करना होगा। समीर जी, पूरे 10 साल के कार्यकाल में केंद्र के और 7 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के, कब आपको ऐसा लगा कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार गंभीर है इस मुद्दे को लेकर? मुझे तो कभी नहीं दिखा गंभीर है। अभी जो हमारे राकेश त्रिपाठी जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनकी गाड़ी रोक के इनको बेइज्जत किया परिवार के सामने। कोई तो पुलिस है, वही तो जांच कर रही है, वही तो इनका तरीका है, वही तो इनकी शैली है। सवाल तो उसी पे बार बार उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की मंशा क्या है, उनकी नियति क्या है, उनकी शैली क्या है। वो कभी भी किसी को न्याय नहीं दे सकते हैं। इस बात को बार बार आपसे उठा रहा हूं। जिस सरकार में अपने प्रवक्ता को न्याय ना मिले, अभी त्रिपाठी जी खुद ही बता रहे थे, उन्होंने झंडा उतार दिया था अपनी गाड़ी से, तो इनको खुद ही न्याय नहीं मिल रहा है, तो इस देश की जनता को क्या न्याय मिलेगा? मुझे बता दीजिए। 121 लोग जिनकी मौतें हो गई हैं, उनको क्या न्याय मिलेगा? उनके परिवार को क्या न्याय मिलेगा? अगर अयोध्या में सड़कें धंस जा रही है एक बारिश में, तो उसके कॉन्ट्रैक्टर को क्या, मतलब जनता को क्या न्याय मिलेगा? कॉन्ट्रैक्टर पे आप कार्रवाई करते हो, मंत्रालय कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री पे कोई कार्रवाई नहीं, बड़े अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं। ले देके दिखाने के लिए नीचे के 3 अधिकारी को आपको सस्पेंड कर देते हो। उसके बाद आप देखना, जैसे बहस बंद होगी, अगले 1-2 महीने में वो सारे फिर बहाल हो जाएंगे। और अरे भाई धर्मेंद्र जी, मूल मुद्दे पर आइए ना। ये जो नेता हैं और जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये अपने वोट बैंक की खातिर ऐसे बाबाओं को बढ़ावा देते हैं। क्या बीजेपी, क्या समाजवादी पार्टी, इसका भी तो कुछ जवाब दीजिए। जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर एफआईआर में बाबू का नाम शामिल नहीं कर रही है, तो आप उसे मुझे क्यों नहीं शामिल? अरे आपने एक बार डिमांड की, अखिलेश यादव ने एक बार भी आकर डिमांड की कि आप बाबा को क्यों नहीं कर रहे हो गिरफ्तार? ये बता दीजिए कि इस घटनाक्रम में जिसका आयोजन था, जिसके लिए लोग आए थे, उससे पूछताछ क्यों नहीं बनती? मुझे बता दीजिए, एक कारण बता दीजिए कि इसकी वजह से पूछताछ नहीं किया जा सकता है। पूछताछ क्यों नहीं किया जा सकता? त्रिपाठी जी बताएं। हालांकि इस बारे में एक अपडेट भी दे देती हूँ, सवाल लेने से पहले एक अपडेट दे देती हूँ, क्योंकि अब एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी के मंत्री का बयान भी सामने आ रहा है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब लेने से पहले एक अपडेट। एसआईटी रिपोर्ट पर यूपी के मंत्री का बयान, कह रहे हैं कि ए.के. शर्मा की तरफ से ये बयान, रिपोर्ट पर संज्ञान लेंगे। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह की तरफ से कहा जा रहा है दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाथरस में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट दायर कर दी, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाथरस की जो रिपोर्ट है उस पर सरकार उसका संज्ञान लेगी। उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है, और भरोसा करें कि किसी भी कानून तोड़ने वाले व्यक्ति को सजा हर हालत में मिलती है। जो भी दोषी होगा हाथरस कांड का, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।
विक्रम सर, आप कुछ उस वक्त ऐड ऑन करना चाहते थे, क्योंकि मामले को किस तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, किस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो तो अब सवाल खड़े कर ही रहे हैं, लेकिन उस बीच जांच और जांच पर भरोसा, क्योंकि यहां पर उन आम लोगों के बीच हमारी टीम मौजूद है जिन्होंने अपनों को खोया है। हमारी टीम उन लोगों के संपर्क में है, उन लोगों से लगातार हादसे के वक्त की स्थिति के साथ साथ बाद में जिस तरीके से जांच हो रही है उसको लेकर भी सवाल कर रही है। अब तो लोग खुद बाबा की पोल भी खोलने लगे हैं। रवि जी, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, कोई भी जांच एजेंसी, ये डीएम एसपी होते हैं, वो किसी के मोहताज नहीं होते हैं कि आपने बताया तो भी मैं मानूंगा। हमारे 1000 चैनल हैं और जिसको कहना चाहिए कि कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो मेरी जानकारी के बिना मेरे कार्य क्षेत्र में हो जाए। 5 आदमी भी इकट्ठा होंगे तो मैं अगर डीएम हूं, एसएसपी हूं, मुझे जानकारी होनी चाहिए 5 लोग कैसे खड़े हैं, डंडा लेके, हथियार, कट्टे लेके खड़े हैं, और मुझे जानकारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा एसडीएम और सीओ ने हमें अवगत नहीं कराया। अरे आप हाईकोर्ट जज हैं। मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। जांच रिपोर्ट में दूसरी चीज ये थी कि आपकी फाइनेंशियल ट्रेल, इसका सारा इंतजाम टाट कमांडर कालीन और ये जो आयोजन हुआ था गाड़ी वाहन वगैरह का, इसका पैसा कहां से आया और फाइनेंशियल ट्रेल। नंबर 3, मैजिक रेमेडीज एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1954, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में बाबा के ऊपर केस रजिस्टर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो चमत्कारिक बातें हैं, और इसमें बाबा पहले भी जेल जा चुके हैं और जेल की शोभा बढ़ा चुके हैं इसी एक्ट के अंतर्गत। ये कोई बड़ी क्रांतिकारी बात नहीं है। दिखाई ये पड़ रहा है कि सभी लोग वैसे बाबा की महिमा मंडल में बहती गंगा में हाथ धोने का प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा एक असमंजस, किंकर्तव्यपूर्ण असमंजस और ऊहापोह की स्थिति में है कि बाबा तक पहुंचने में और एक आरोपी के गले में हाथ डालने में बहुत ही ज्यादा प्रमाद हो रहा है। ये प्रमाद छोड़ दे, पूछताछ कर ले एक बार, बेदाग है बिल्कुल छोड़ दें, और एक प्याला चाय भी पिला दे, लेकिन अगर दोषी है कम से कम पूछने की कोशिश तो करे। लेकिन पूछने की कोशिश हो, बातचीत हो, बयान हो, उनके जो बताए बयान है उसको तस्दीक करें, बैंक बैलेंस वगैरह देख लें। एक रिटायर्ड हेड कांस्टेबल की ये हैसियत कि वो 100 करोड़ का मालिक हो गया आश्रम के, और 25 एसयूवी हैं, कोई पूछने की जरूरी है डिसप्रोपोर्शनेट एसेट का केस बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, अभी पता नहीं है सर। ये जो कुछ आप कह रहे हैं या जो कुछ हम अपनी रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है अभी, ना सरकार को, ना पुलिस को, ना प्रशासन को। अभी सबूत जुटाए जाएंगे, देखते हैं कब समन किया जाएगा। प्रोफेसर अरविंद, आपको लगता है कि जिस तरह से जांच हो रही है उसमें 121 लोगों की जान गई है, उनके परिवार वालों के साथ इंसाफ हो पाएगा? और राकेश जी, अभी अंधविश्वास और पाखंड को लेकर जो बातें कह रहे थे, क्या इसकी एक वजह यह भी है कि महाराष्ट्र जैसा सख्त कानून इसे लेकर यूपी में नहीं है, इसलिए ऐसे लोग बच निकलते हैं क्या? जी समीर, देखिए, मैं फिर से पिछले वाले शो पर जाऊंगा। मैंने कहा कि माननीय खड़गे जी ने राज्यसभा में ये सवाल उठाया, और महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऑलरेडी ये कानून है, और हमारे पैनल में ही बैठे प्रतिष्ठित विक्रम साहब, पूर्व डीजीपी साहब ने अपनी दो टूक बात रखी, और मुझे कुछ नई जानकारियां भी प्राप्त हुई। जो 2 एक्ट का वो हवाला दे रहे थे 1954 का, तो ऑलरेडी ढेर सारे ऐसे एक्ट हैं जिसमें आप अंधविश्वास फैलाने, और जो बड़ा अच्छा आपने पिछले शो में नाम रखा था गुंडागर्दी की तर्ज पर बाबागर्दी, तो बाबागर्दी फैलाने के नाम पर जो कुछ चल रहा है हमारे समाज में, जो प्रोग्रेसिव, और बार बार मैं उसको रिपीट करता हूँ, उसके खिलाफ, मतलब साइंटिफिक टेम्परामेंट और प्रोग्रेसिव आइडियाज़ के खिलाफ जो चीज़ें चल रही है हमारे समाज में, उनके खिलाफ एकदम त्वरित कार्यवाही हो सकती है, जैसा कि डीजीपी साहब कह रहे थे। और बिल्कुल शासन प्रशासन की बात, जो नेक्सस बहुत अच्छा शब्द नहीं होगा, थोड़ा नेगेटिव होता है, लेकिन मेरा अपना जो पॉलिटिक्स के स्टूडेंट के रूप में मेरी जो समझदारी बनी है कि शासन के लिए कई बार बड़ा आसान होता है कि प्रशासन के कुछ लोगों पर आप एक्शन ले लें। डीजीपी साहब मेरी बात सुन रहे हैं, क्षमा कीजिएगा अगर मैं कहीं गलत कह रहा हूं, तो कई बार ये होता है कि जो शासन में जो लोग हैं वो शासन में बने रहने के लिए मतलब जो उसका ठीकरा है वो प्रशासन के कुछ लोगों पर फोड़ दिया जाए और फिर अपनी सत्ता बनी रहे, अपना शासन बना रहे। आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि जैसा कि जो रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता त्रिपाठी साहब कह रहे थे, उसमें थोड़ा सा एक और गंभीर बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है और ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टी है, ढेर सारे बावाओं से संबंध, और उनका मतलब हम लोग चंद्रा स्वामी से देखें
तो जी, ढेर जी। सारे पॉलिटिक्स और इस तरीके के भावों का एक नेक्सस है, यहाँ नेक्सस सब सूट करेगा जी। लेकिन आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश में जो फिलहाल सरकार है, उस सरकार का बाबाओं के साथ एक विशेष संबंध होना लाजमी है। इसके लिए अलग से कोई पॉलिटिकल थियरी देने की जरूरत नहीं। मुझे लग रहा है कि हमारे दर्शक लेकिन आज जो पर्याप्त हकीकत समझदार इस हैं। वक्त और जो भोले बाबा बाबा कहते को हैं लेकर सामने कि श्री आ राम- रही नहीं, है। सुन लीजिए क्योंकि नहीं, वो मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जब ये कह सकते हैं कि मुझे गर्व है कि प्रभु श्री राम भी मेरी जाति में पैदा हुए, तो आप समझिए कि जाति और धर्म का क्या इंटरकनेक्टेडनेस है। जी। और इस वजह से बाबाओं के लिए विशेष मैं अनुकंपा इसलिए इस सरकार से आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहती हूँ, क्योंकि देखा आज जिस जाना काफी तरीके से लाजमी है। पूरे मामले की जांच और जिस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है, उसके तहत ही हमारी टीम लगातार संपर्क में भी है। उन लोगों से लगातार हमारी टीम उनके साथ पूरी जांच को लेकर भी बात कर रही है, बाबा के बारे में भी जानने की कोशिश कर रही है। और ये एक फैक्ट सामने आया है समीर कि बाबा के पाखंड से पर्दा उठा तो बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का भ्रम भी टूटा है।